तो गाइस लास्ट क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पढ़ा था। इस क्लास के अंदर हम स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज को कैसे देखा जाता है, देखिए अगर हम लोग बात करें जो फ्रक्टोज है ना, सबसे पहले वो बेसिकली कीटोहेक्सोज है, ठीक है ना। कीटो का मतलब इसमें कीटोन ग्रुप होगा, फंक्शनल ग्रुप, और हेक्सोज का मतलब 6 कार्बन होगा और ओज का मतलब शुगर, ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें ग्लूकोज के स्ट्रक्चर को मैं एक बार थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको पीछे वाला जो पढ़ाया है उसको रिकॉल करके और आपको फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना इजी हो जाएगा। तो अगर आप देखेंगे गौर से तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से बनाया था हमने 1 2 3 4 कार्बन, तो 1 2 3 4 5 कार्बन एंड देन एंडिंग में था CH2OH, और इससे हमने एक साइक्लिक हेमी एसिटल बनाया था अगर आपको याद हो तो 1 2 एंड 3 कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर जो OH लेफ्ट साइड में था और बाकी हमारे पास सारे के सारे H और OH इस तरीके से थे, लाइक दिस एंड लाइक दिस। और सारी इंफॉर्मेशन बताई थी मैंने कि अगर ये दोनों राइट साइड में है तो ये कैपिटल D वाला जो ग्लूकोज होगा और ये डेक्स्ट्रोलीवो भी हो सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, तो अगर ग्लूकोज में देखें ये जो है ये एल्डिहाइड ग्रुप है, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इसे फ्रक्टोज में कन्वर्ट करना है तो क्योंकि फ्रक्टोज कीटोन है, ठीक है ना, दोनों आइसोमर है, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज दोनों आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर माने जाते हैं ये। इस ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप होता है। तो देखो अब इसका मतलब इस एल्डिहाइड ग्रुप को कीटोन में कन्वर्ट करना है, तो अगर एल्डिहाइड ग्रुप को मैं ड्रॉ करूंगा तो किस तरीके से ड्रॉ करूंगा, इस तरीके से ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R होगा। तो देखो ये CHO जो है ना, इसमें R जो है ये पूरा बड़ा ग्रुप है और दूसरी तरफ हाइड्रोजन है, तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो वो इस तरीके से भी ड्रॉ सकता है ना कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड दिस विल बी द हाइड्रोजन, राइट गाइस, ऐसा होगा कि नहीं। अब इस एल्डिहाइड को कीटोन में कन्वर्ट करना है हमने, तो कीटोन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मतलब उधर भी R होना चाहिए, कीटोन का मतलब होता है ये कीटो ग्रुप होता है, लाइक दिस। तो इसका मतलब अगर हम लोग बात करें कि ये जो ग्रुप है कीटोन में कैसे कन्वर्ट होगा, अगर मैं इस वाले ग्रुप को इस जगह ले आऊं, बस इतना इतना सा फर्क पड़ेगा और OH CH2OH वाला या CHOH वाला ग्रुप ऊपर चला जाएगा। तो देखो फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर को किस तरीके से ड्रॉ करेंगे हम लोग, इस तरीके से। फंक्शनल ग्रुप विल कम हियर, C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, एंड देन हमारे पास आएगा लाइक CH2OH and then 1 2 carbon and then 3 4 5 and then CH2 and then OH, right guys। 1 2 and 3 कार्बन, थर्ड कार्बन के ऊपर फिर से OH लेफ्ट हैंड साइड में है and then H and then OH and then OH, ये OH सेम साइड में है तो D फ्रुक्टोज बनेगा, कीटोन ग्रुप है तो दिस इज लाइक दिस एंड दिस इज लाइक दिस। अगर आप ओवरऑल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये लीनियर स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज है, ठीक है ना, जिसमें कितने कैरल कार्बन है, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, एक तीसरा ये हो गया। लेकिन ग्लूकोज में कितने कैरल कार्बन थे अगर आप देखोगे तो ग्लूकोज में एक ये कैरल कार्बन था, दूसरा ये था, तीसरा ये था और चौथा ये था, ठीक है ना। मैं पूछूं कि ग्लूकोज में कितने प्राइमरी कार्बन एटम्स अल्कोहल वाले थे, तो आप बोलोगे कि सर अल्कोहल ग्रुप वाला ये इकलौता प्राइमरी कार्बन था। लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि फ्रुक्टोज में कितने हैं, तो फ्रुक्टोज में 2 प्राइमरी कार्बन हैं, 2 प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप हैं। तो इसका मतलब फ्रुक्टोज में एक 1 डिग्री ये हो गया और एक 1 डिग्री ये हो गया फ्रुक्टोज में, और बाकी जो ये हैं ये 2 डिग्री है, 1 2 और 3। तो हमारे पास जो 2 है, 2 जो है वो 1 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और 1 एंड लाइक दिस एंड 1 2 3, तो आप बोलोगे 3 जो है वो है 2 डिग्री अल्कोहल, 3 जो है वो 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है ना। एंड अदर देन दैट अगर हम लोग बात करें और क्या चीजें ऐसी, डेफिनेटली जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, कीटोन, कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, ठीक है बच्चों। अब देखो हम कंटिन्यूटी में आगे बढ़ते हैं, देखो किस तरीके से। अब इसको हमने साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो साइक्लिक फॉर्म कैसे बनता है मैंने आपको समझाया था कि साइक्लिक फॉर्म एक हेमी एसिटल होता है। हेमी एसिटल का क्या मतलब है, हमने ग्लूकोज में इस पहले कार्बन को और 1 2 3 और 4 एंड देन 5 कार्बन को, फर्स्ट और फिफ्थ कार्बन को जोड़ा था, इफ यू रिकॉल। अब आप पीछे वाला लेक्चर जाके देखेंगे, अब उसको फर्दर हम डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो आप पिछले वाला लेक्चर को रिकॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि पहले कार्बन और पांचवें कार्बन के बीच में बॉन्ड था। अब यहाँ पे दूसरे कार्बन पे फंक्शनल ग्रुप है, तो यानी कि जो बॉन्डिंग होगी ना वो किस किस के बीच में होगी, लाइक दिस 1 दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 दिस इज 5 और दिस इज 6। तो बॉन्डिंग होगी दूसरे सेकंड कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के बीच में। तो एक काम करें फिर, सेकंड कार्बन और फिफ्थ कार्बन के बीच में बॉन्ड बना के और इसको कन्वर्ट कर दे साइक्लिक हेमी एसिटल फॉर्म के अंदर। तो देखो किस तरीके से होगा, मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ ये क्योंकि आपने लिख लिया होगा इसको। तो आप गौर से देखोगे तो आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि बेसिकली
ये जो CH2OH है, ये जो CH2OH है वो बिल्कुल वही उसी जगह पे है, और ये जो C है ये डबल बॉन्ड O, मैं भी तो वही स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, लाइक दिस, लाइक 1 2 एंड देन 3 एंड देन CH2OH। इससे एंडिंग वाले जो से D और L बनता है, अगर ये LHS लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा तो L हो जाएगा OH, ठीक है ना। तो आप देखो गौर से, अगर हमारे पास इस तरीके के हालात हैं H एंड देन OH एंड देन H एंड देन OH एंड देन H एंड देन OH, अब आपको एक बात पता चलेगी क्या, कि अगर मैं कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के बीच में बॉन्ड बनाता हूं तो इसका मतलब यहां से एक H पॉजिटिव निकलेगा, ठीक है ना, कहां से, यहां से H पॉजिटिव निकलेगा और वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, तो एक तो बन जाएगा OH ग्रुप। तो ये जो OH ग्रुप बनेगा इसके साथ में क्या होगा, इस कार्बन के ऊपर एक तो OH ग्रुप जुड़ा हुआ होगा और एक CH2OH ग्रुप जुड़ा होगा। तो ये जो CH2OH ग्रुप है ये वहीं का वहीं जुड़ा हुआ है, और ये जो 1 then 2 then 3 and then 4 and then 5, तो 2 और 5 कार्बन यानी कि यहां से अटैक हुआ इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये OH बना, और जैसे ही ये OH बना लाइक दिस, इस तरीके के हालत डेवलप हुए, जैसे ही ये OH बना तो इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है वो फ्री है। मैंने आपको बताया साइक्लिक एमिन एसिटल H पॉजिटिव इधर से निकला, पूरा सिनेरियो वही है जो ग्लूकोज में पढ़ा था, एक बार और रिकॉल करें आपको सब समझ आ जाएगा, वहां पे भी हमने ऐसे ही पढ़ा है। इसका मतलब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, अब ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो पूरा साइकिल बन जाएगा पूरी तरीके से, ठीक है। अब मैं आपको साइकिल बना के दिखा देता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या करूँ, थोड़ा इस स्ट्रक्चर को अच्छे से एनसीईआरटी के हिसाब से मैनेज कर लेता हूँ, अच्छे तरीके से समझा देता हूँ ताकि आपको और बेटर तरीके से समझ आ जाए। तो स्ट्रक्चर को अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे पास है CH2OH, ये जो लिखा हुआ है ना, अब मैं ऊपर लिखने के बजाय कैसे लिखूंगा, CH2OH को लेफ्ट साइड में लिखूंगा, ठीक है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से हमारे पास क्या है HO एंड देन CH2, इसको मैंने लेफ्ट साइड में लिख दिया, ये कार्बन है, कार्बन वहीं का वहीं, और साथ में ये O एंड देन H बिल्कुल उसी जगह पे है, ठीक है ना। अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक दिस, इस तरीके के हालात हैं, और हमारे पास ये H एंड देन ये OH एंड देन ये H एंड देन ये OH एंड हमारे पास फिर से हमारे पास H, और गौर से देखो ये वाला जो ग्रुप है ये इस तरफ है, OH वहीं का वहीं हमने वहीं रखा है, तो मैं क्या करूं कि ये वाला जो ये कार्बन और ये कार्बन कनेक्ट होंगे, तो इनको कनेक्ट करने के लिए क्या करूं, जैसे ही मैंने इसको नीचे लिखा तो इस नेगेटिव से इस पॉजिटिव के बीच में बॉन्ड बना लिया, और उस बॉन्ड को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस। आप समझ पा रहे हैं अच्छे से, CH2OH समझ पा रहे हैं। अब देखो बच्चों ये जो है ना ये फिशर प्रोजेक्शन है, ठीक है ना, फिशर प्रोजेक्शन से हमने साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाया है। अब इस फिशर प्रोजेक्शन से हमें हॉवर्ड प्रोजेक्शन बनाना है, क्योंकि वो पॉलीसेकेराइड एक्सप्लेन करने में बहुत हेल्प करता है। तो देखो किस तरीके से बनेगा, तो हमारे पास क्या बनेगा, सबसे पहले देखो कितने मेंबर रिंग है, आप बोलोगे सर 1 2 3 4 और 5 मेंबर रिंग है, जिसमें से एक मेंबर ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन मेंबर आ गया, और इस तरीके से हम 5 मेंबर रिंग बना रहे हैं। तो आप गौर से देखो, आपको समझ आया, इस तरीके से पहले कार्बन जो बाहर है, रिंग के बाहर है, उसको पहला कार्बन देंगे, और दूसरे कार्बन को के ऊपर हमारे पास बेसिकली यहाँ से रिंग स्टार्ट होगी, यानी कि अगर मैं इसको दूसरा कार्बन दूं, कार्बन नंबर 2, तो पहले कार्बन जो होगा वो CH2OH होगा, तो हमने इसको लिखा CH2 एंड देन OH, और डेफिनेटली जिस कार्बन के ऊपर CH2OH जुड़ा है उस कार्बन के ऊपर OH जुड़ा हुआ है इस तरफ, तो दिस विल बी OH, ठीक है ना। अब अगर गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और यहाँ कहीं कार्बन नंबर 6 आएगा। तो पहले इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल रॉ स्ट्रक्चर जो आपको ध्यान रहे, फिर उसके बाद इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास इन कार्बन को इस तरीके से किया, और यहाँ पे आ गया CH2 और यहाँ पे आ गया OH। अब अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मुझे बताओ 1 2 and 3 थर्ड कार्बन वाला OH हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है नीचे होता है, ऊपर होता है, तो थर्ड कार्बन वाला OH जो है वो हमेशा हम ऊपर की तरफ डाल दिया, और हमने नीचे हाइड्रोजन डाल दिया। ये ग्लूकोज में भी था और एक गैलेक्टोज में भी होगा, ठीक है ना, इनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, और बाकी सारे जो OH हैं वो तो नीचे की तरफ ही रहेंगे, प्लेन के नीचे, ये प्लेन मान लो, और ये जो नीचे लिखे हैं मैंने वो प्लेन के नीचे है, और ये अबव द प्लेन है, अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन, राइट गाइस। तो हमारे पास ये H आया और ये CH2OH, ठीक है। अब ये वाला कार्बन जो है वो 6th कार्बन हो गया, ठीक है। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताओ ये मॉलिक्यूल क्या बना, तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि ये कार्बन एनोमेरिक हो गया, ये एनोमेरिक हो गया, ठीक है ना, एनोमेरिक कार्बन हो गया जो कि ग्लूकोज में था पहले। तो अगर हम लोग बात करें सेकेंड कार्बन के ऊपर, अगर ये OH ऊपर जाएगा तो एक और टाइप का कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, ठीक है ना, और वो कौन सा बनेगा, बीटा डी बनेगा। तो इसका मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी, सबसे पहले इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी बोलेंगे, अल्फा डी बोलेंगे कि नहीं। और सेकेंड कार्बन के ऊपर मैंने क्या बोला, OH अगर ऊपर चला जाए
तो इसका मतलब OH ऊपर चला जाएगा तो CH2OH नीचे आ जाएगा। हम सुक्रोज के बारे में बात करेंगे बच्चों, और सुक्रोज जो है ना वो एक डाइसैकेराइड है जो कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर हमने डिटेल में पढ़े हैं, बस वही सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना यहाँ पे आप लोगों को काफी डिटेल में इस्तेमाल होगी। तो वो जो कंसेप्ट बने हैं वो यहाँ इस्तेमाल होगी। तो देखो किस तरीके से करना है हम लोगों ने। सबसे पहले सुक्रोज जो है वो किससे मिलकर बना होता है वो बताऊंगा जी। एक तो अल्फा डी और एक बीटा डी, और 1-2 लिंकेज के फॉर्म में। तो अल्फा डी आएगा ग्लूकोज और बीटा डी आएगा फ्रक्टोज। तो हमारे पास क्या होगा, सुक्रोज बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रक्टोज। तो अब आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा जो हमने पढ़ा है कि अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज क्या थे और किस तरीके से लिंकेज बनेंगे। तो दोनों के दोनों स्ट्रक्चर्स देखें। तो सबसे पहले देखो, अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से हम ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन बना लें। तो ग्लूकोज का हावर्थ प्रोजेक्शन क्या होगा, इस तरीके से बनेगा, ठीक है ना। थोड़ा और इसको इस तरीके से बना लेते हैं, लाइक दिस। ग्लूकोज का जो हावर्थ प्रोजेक्शन है हमने लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया है बहुत डिटेल में, ठीक है ना। और जो फ्रक्टोज है उसका हावर्थ प्रोजेक्शन थोड़ा इस तरह बना ले। तो फ्रक्टोज का हावर्थ प्रोजेक्शन इस तरीके से बनेगा बच्चों, लाइक दिस, ठीक है ना। सबसे पहले हमें चाहिए क्या, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब मुझे पता, अल्फा डी ग्लूकोज का मतलब क्या होता है। अल्फा क्या होता है, जब OH ग्रुप ऊपर हो या नीचे हो, बोलो, OH ग्रुप नीचे हो, हमने पढ़ा है। तो अल्फा होता है जब OH ग्रुप नीचे हो और बीटा होता है जब OH ग्रुप ऊपर हो। तो इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए OH ग्रुप नीचे की तरफ ले आओ तो H यहां आएगा और ये फर्स्ट वाला कार्बन होगा। बाकी कार्बन के ऊपर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, 6 कार्बन के ऊपर होगा CH2OH। बाकी डेफिनेटली यहाँ पे HOH 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 होंगे और 1, 2 और 3rd कार्बन के ऊपर जो OH होगा उसकी पोजीशन ऊपर की तरफ होगी। याद रहेगा, समझ पा रहे हो सब लोगों को। तो अल्फा डी जो ये क्या है बताओ, अल्फा डी ग्लूकोज है कि नहीं। अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर OH की पोजीशन क्या है, नीचे की तरफ है। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं मुझे बीटा डी फ्रक्टोज चाहिए तो बीटा डी फ्रक्टोज क्या होगा, बीटा डी फ्रक्टोज इस तरीके से बनेगा, कैसे, और गौर से देखो आपको पता चलेगा। तो बीटा डी का मतलब अगर मैं बोलूं कि ये हमारे पास है CH2OH, ठीक है ना, और अगर मैं बोलूं कि CH2OH, अल्फा डी में वो दोनों ऊपर थे, तो बीटा डी के अंदर CH2OH एंड CH2OH बन रहे हैं और यहाँ पे है हमारे पास H और यहाँ पे है हमारे पास OH। क्या आप समझ पा रहे हो। तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली ये अगर कार्बन एटम 1 है, अच्छे से समझो, और ये अगर कार्बन एटम 2 है, ये कार्बन एटम 3 है, ये कार्बन एटम 4 है, ये कार्बन एटम 5 है और ये कार्बन एटम 6 है, तो ये हमारे पास है बीटा डी फ्रक्टोज और ये हमारे पास है अल्फा डी ग्लूकोज। समझ पा रहे हो आप लोग, सारा कुछ समझ आ रहा है। और एट द सेम टाइम ये जो बॉन्ड्स है H और OH, ये में बॉन्ड्स बहुत डिटेल में मतलब H और OH ही है, तो आपको पता होना चाहिए कि थर्ड पोजीशन के ऊपर जो OH होगा वो हमेशा कहां होगा, बताया मैंने, ऊपर होगा। तो इसका मतलब यहाँ होगा 1, 2 एंड 3, तो यहाँ पे OH ऊपर, बाकी सारे OH नीचे डाल दो, लाइक दिस। तो इनके ऊपर तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, क्योंकि इनके ऊपर ध्यान देने के चक्कर में हम मेन जो चीजें वो भूल जाते हैं। तो हमारे पास बाकी सारी चीजें बिल्कुल वैसी की वैसी रहेंगी। इसमें भी थर्ड पोजीशन के ऊपर, तो मुझे बताओ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो थर्ड पोजीशन के ऊपर OH कहां आएगा, ऊपर आएगा। तो बाकी तो सब कुछ अरेंज हो जाएगा अपने आप ही, लाइक दिस H एंड लाइक दिस OH, ठीक है बच्चों। अब इसमें मेन जो चीज है वो ध्यान रखने वाली है। अब ये जो मैंने बनाया है ना, इसको मैं नॉर्मल स्केलेटन के तौर पे बना लेता हूं ताकि आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। स्केलेटन का मतलब ऐसे, लाइक दिस 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 दिस, ताकि आपको कंफ्यूजन खत्म हो जाए। तो यहाँ पे हमारे पास O एंड देन H एंड देन दिस इज H, और यहाँ है, यहाँ पे है हमारे पास O and then H and this is CH2OH, CH2OH and this is CH2OH, CH2OH and then हमारे पास H। इस तरीके से आप स्ट्रक्चर देख लो अच्छे से, OH CH2OH OH CH2OH HOH HOH। तो मैंने बीच वाले H और OH नहीं बनाए, यहाँ से हटा दिया ताकि आपको ये कंफ्यूजन खत्म हो जाए, ठीक है ना। अब आपको जो मेन चेंजेस करने हैं, क्या करने हैं, इन दोनों के बीच में लिंकेज बनाना है। लिंकेज कौन सा होगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बताया था मैंने। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के लिए मुझे यहां से OH और यहां से H हटाना पड़ेगा, यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल करना पड़ेगा। तो एक काम करता हूं मैं, माइनस ऑफ H2O लिख दूं यहाँ पे, और जैसे ही माइनस ऑफ H2O लिखा तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से H गया और यहां से OH गया, तो H और OH भेज दूं यहां से। बीच में क्या बचा, O। तो बीच में जो O बचा उस O को कैसे लिखेंगे, उस O को हम कुछ ऐसा लिखेंगे, उस O को कुछ हम ऐसा लिखेंगे। अब बाकी सारे OH HOH HOH यहां लगा दोगे तो आपको समझ आ जाएगा ना, HOH HOH। तो उन H और OH के ऊपर तो क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी नहीं रहती है, लेकिन ये लिंकेजेस जो है ये मेन चीज है। दिस इज बेसिकली ए डाइसैकेराइड,
दिस इज बेसिकली ए डाइसैकेराइड। अब जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो हाइड्रोलाइसिस का क्या मतलब होता है, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन। तो जैसे ही इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो फिर हमारे पास क्या बनता है, इधर H जाता है और इधर OH जाता है, तो फिर से हमारे पास क्या बन जाएगा, यही बन जाएगा। देखो ये जो OH लगा है वो यहाँ लग जाएगा और जो H लगा है ये OH बन जाएगा, फिर से ये OH बन जाएगा, तो डाइसैकेराइड से 2 शुगर बन जाएंगे। तो इस सुक्रोज को, हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, तो ये सुक्रोज का स्ट्रक्चर है, तो इस सुक्रोज को जब पानी में डालोगे तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनेंगे, 2 आइसोमर बन जाएंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अराइज होती है, क्या कि बेसिकली इसको इस पर्टिकुलर प्रोसेस हाइड्रोलाइसिस के दौरान इस शुगर का जब हाइड्रोलाइसिस करवाते हो तो हाइड्रोलाइसिस करवाने से इसके ऑप्टिकल रोटेशन में बदलाव आते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में। इन्वर्जन ऑफ शुगर बहुत सारे बच्चों ने पढ़ा भी होगा लेकिन पूरी तरीके से आइडिया नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है, तो मैं जो समझाता हूँ उसको अच्छे से समझो। हमारे पास है C12H22O11 और इसको वाटर से रिएक्शन करवाई और हमारे पास बना C6H12O6 प्लस अगेन C6H12O6। ठीक है बच्चों, यहां पे ये है हमारे पास सुक्रोज और ये वाटर के साथ रिएक्शन कर रहा है जिससे हाइड्रोलाइसिस होगा, ये वाली प्रोसेस होगी, इसका ब्रेकडाउन हाइड्रोलाइसिस ऊपर, ये कंबाइन होगी, ये बनाएंगे, अगर ये वाटर में डाल दे तो ये बनाएंगे। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो सुक्रोज जो है ना, और ये हमारे पास ग्लूकोज है और ये हमारे पास है फ्रुक्टोज, ठीक है ना, ये हमारे पास है फ्रुक्टोज। तो अगर आप ओवरऑल देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि यूजुअली इसका जो ऑप्टिकल रोटेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 6.2 होता है और वो होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर पॉलीटेमेट्री में मेजर किया जाए कि ये रोटेशन कैसे कर रहा है। और अगर इसका ऑप्टिकल रोटेशन देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि ग्लूकोज का होता है प्लस ऑफ 52.5 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली, यानी कि ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है और ये भी डेक्स्ट्रोरोटेटरी है। लेकिन जैसे ही फ्रुक्टोज का देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये 92.4 माइनस, यानी कि ये लिबोरोटेटरी है। अब अगर मैं ये कहूं कि बेसिकली जब हाइड्रोलाइसिस हो रहा है तो अगर इसका नेट रोटेशन देखें, जब ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है प्योर स्टेट में है, अगर पोलैरिमेट्री से देखें तो डेक्स्ट्रो रोटेशन होगा, राइट हैंड साइड रोटेशन होगा। लेकिन जब इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो हाइड्रोलाइसिस होते टाइम क्या होगा कि रोटेशन में बदलाव आ रहा है, क्योंकि इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है वो लिबोरोटेटरी आ रहा है। कैसे, क्योंकि 52.5 से 52.5 जो है वो बेसिकली हम कहते हैं ना कि डेक्स्ट्रो और लीवो जो है वो एक दूसरे को सॉर्ट ऑफ कहते हैं ना कि कंपनसेट कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा बेसिकली कि नेट रिजल्टेंट ज्यादा कौन सा है, लिबो रोटेशन है, तो ओवरऑल जो हाइड्रोलाइसिस के बाद जो शुगर्स बनेंगे उनका रोटेशन लिबो रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि डेक्स्ट्रो बिफोर हाइड्रोलाइसिस एंड लिबो आफ्टर हाइड्रोलाइसिस, इस प्रोसेस को इन्वर्जन ऑफ शुगर कहा जाता है। याद रहेगा सब लोगों को, ठीक है ना। और रोटेशन में जो बदलाव है वो म्यूटर रोटेशन से रिलेटेड होते हैं एनोमेरिक कार्बन के ऊपर, तो वो बाद में बात करेंगे। अभी हाल फिलहाल ये बात समझ आ गई इन्वर्जन ऑफ शुगर के बारे में। ये सब कुछ एनसीईआरटी में मेंशन है, पेज नंबर 417 के ऊपर जाके देखो आप लोग, पेज नंबर 417 के ऊपर जाके देखोगे एनसीईआरटी में तो आपको पता चलेगा कि सारा कुछ दिया हुआ है पैराग्राफ की फॉर्म में। और इसके ऊपर क्वेश्चन एडवांस में तो बड़े अच्छे लेवल के पूछे जाते हैं, वो लेटर वो मेंस में भी पूछे गए थे कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती है तो बेसिकली बताओ टाइम पीरियड फॉर द हाइड्रोलाइसिस, तो आप बोलोगे 2.303 अपॉन के log of r0 minus r infinite upon rt minus r infinite। ये जो है वो केमिकल काइनेटिक्स में आप लोगों को पढ़ा दिया गया है, तो ये चीज आपको ऑलरेडी पता है। बस इस सिर्फ मैंने इसलिए मेंशन की था कि आपको पता रहे कि बेसिकली वहां से रिलेशन है इसका। तो एडवांस लेवल पे जो अच्छे क्वेश्चंस आते हैं वो इसी टॉपिक से उठ के आते हैं। तभी मैंने आपको बोला था कि ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट माना जाता है, एडवांस में भी आता है। पॉलीमर्स वगैरह के क्वेश्चन एडवांस में कम रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन इसके क्वेश्चन एडवांस में पूछे जाते हैं। एनीवे इसी बात क्लियर होगी सब लोगों को। ये हमने कंप्लीट कर लिया है इन्वर्जन ऑफ शुगर। अब इसमें एक चीज और ध्यान रखने वाली है, रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग का कंसेप्ट, वो मैं समझा देता हूं। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर का कंसेप्ट क्या है वो देखो। अगर मेरे पास कोई शुगर ऐसी है जो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, जिसको टॉलेंस रिएजेंट बोला जाता है, ये रिएक्टिंग स्पीशीज है टॉलेंस रिएजेंट की, उसके साथ सिल्वर प्रोड्यूस करे, सिल्वर मिरर प्रोड्यूस करे, तो हम लोग बोलेंगे कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। या टॉलेंस टेस्ट के बाद फेलिंग सॉल्यूशन, ये टॉलेंस टेस्ट है तो फेलिंग सॉल्यूशन, फेलिंग सॉल्यूशन भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं, और जिसकी रिएक्टिंग स्पीशीज होती है कॉपर प्लस 2 और बेसिकली वो Cu2O बनाता है जो कि रेड कलरेशन शो करता है। तो अगर किसी शुगर को
अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से ट्रीट करवाएं, और अगर वो सिल्वर मिरर बनाए तो वो रिड्यूसिंग शुगर है। अगर किसी शुगर को फेलिंग सोल्यूशन जिसमें कॉपर +2 रिएक्टिंग स्पीशीज है, अगर वो रेड सोल्यूशन फॉर्म करे, तो इसका रेड कलरेशन फॉर्म करे, तो इसका मतलब ये है कि वो रिड्यूसिंग शुगर है। तो रिड्यूसिंग शुगर होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि ये दोनों टेस्ट देने पड़ेंगे, दोनों टेस्ट करके देखने पड़ेंगे। अगर शुगर रिड्यूसिंग है तो वो टेस्ट देंगे। अब ढंग से समझो। सबसे पहली बात, क्वेश्चन क्या बनता है, 4 ऑप्शन देंगे, विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज रिड्यूसिंग शुगर एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर। प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चों को कहीं पे एक जगह रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग पढ़ा होता है और वो फर्दर कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो एक सिंपल कंसेप्ट है, देखो ढंग से समझो। ऑल मोनोसेकेराइड are reducing sugars. All monosaccharides are reducing sugars. जितने भी मोनोसेकेराइड्स है ना, वो सारे के सारे रिड्यूसिंग शुगर हैं, क्योंकि उनमें जो एल्डिहाइड और कीटोनिक ग्रुप है वो अवेलेबल होते हैं रिड्यूसिंग रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन अगर मैं आपसे बोलता हूं कि बताओ इन्वर्जन ऑफ शुगर जो हुआ है उससे एल्डिहाइड और कीटोन प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है ना, हमने उसके डिटेल पढ़े हैं, उनके स्ट्रक्चर पढ़े हैं, ग्लूकोज। अब देखो, जब डाइसैकेराइड के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो डाइसैकेराइड में बेसिकली जो ग्रुप है वो आपको भी ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज पढ़ाया था मैंने, वो ग्रुप इन्वॉल्व हो गया था यहाँ पे, मतलब कि दोनों तरफ से। तो बेसिकली क्या होगा कि अगर एक्वस सोल्यूशन के अंदर कोई फेलिंग टेस्ट दे या कोई बेसिकली टॉलरेंस टेस्ट दे, फेलिंग टेस्ट और टॉलरेंस टेस्ट दे एक्वस सोल्यूशन के अंदर कोई शुगर, इसका मतलब वो रिड्यूसिंग होगा। और अगर मैं बोलूं, आपसे सिंपल पूछूं कि बताओ जो सुक्रोज है वो रिड्यूसिंग है नॉन रिड्यूसिंग, तो आप बोलोगे सुक्रोज इज बेसिकली नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो सुक्रोज अगर मैं बोलूं तो आप बोलोगे सीधे नॉन रिड्यूसिंग को एनआर लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बताओ माल्टोज, अगर मैं आपसे पूछता हूं बताओ लैक्टोज, क्योंकि ये सारा एनसीईआरटी में है तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, तो माल्टोज और लैक्टोज दोनों क्या है, रिड्यूसिंग शुगर है, ठीक है ना। माल्टोज और लैक्टोज क्या है हमारे पास, रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। समझ पाए आप लोग। तो अब फिर से समझ लो, ऑल मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूसिंग, बट इन डाइसैकेराइड जो 3 हमारे सिलेबस में है उनमें से जो सुक्रोज है वो नॉन रिड्यूसिंग है, लेकिन माल्टोज और लैक्टोज दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। और रिड्यूसिंग शुगर फॉर डाइसैकेराइड इन देयर एक्वस सॉल्यूशन देखा जाता है, ठीक है ना। एक्वस सॉल्यूशन में क्या उनके एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप फ्री है, अवेलेबल है टॉलरेंस टेस्ट एंड फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट देने के लिए, याद रहेगा। दिस इज द कांसेप्ट। तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन आएगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व नाउ, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम स्ट्रक्चर कर लेते हैं माल्टोज का और स्ट्रक्चर कर लेते हैं किसका, लैक्टोज का। तो माल्टोज और लैक्टोज के स्ट्रक्चर क्या है। माल्टोज किससे मिलकर बना होता है, अल्फा डी ग्लूकोज प्लस अल्फा डी ग्लूकोज, ठीक है ना। डाइसैकेराइड है, दोनों मोनोमर्स हमने लिख दिए हैं। तो अगर देखें तो आपको पता चलेगा कि इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, लाइक दिस, और इस पोजीशन के ऊपर ऑक्सीजन है और पहली पोजीशन के ऊपर OH इस तरीके से नीचे की तरफ होगा तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा। इसी तरीके का एक मोनोमर और ड्रॉ कर रहा हूं मैं यहाँ पे, लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आएगा और डेफिनेटली यहाँ पे OH और यहाँ पे H, ठीक है ना। तो सेकंड पोजीशन का जो HOH है वो यहाँ आएगा, सेकंड पोजीशन का HOH जो है वो यहाँ आएगा, ठीक है ना। थर्ड पोजीशन का HOH यहाँ, थर्ड पोजीशन का HOH यहाँ, और फोर्थ पोजीशन का HOH यहाँ, और फोर्थ पोजीशन का HOH यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे OH इस तरीके से है, तो अगर ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, बाकी HOH में ड्रॉ नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। और इसी तरीके से डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल के अंदर जो CH2OH है वो यहाँ होगा, इस पर्टिकुलर पोजीशन के ऊपर CH2OH यहाँ होगा, इस मॉलिक्यूल में CH2OH यहाँ होगा, तो इस मॉलिक्यूल में CH2OH यहाँ होगा, राइट गाइस। अब देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे 1 पोजीशन और यहाँ पे 4th पोजीशन, अगर ये दोनों आपस में मिला के वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर दें तो हम लोग कहेंगे कि बेसिकली 1 और 4th पोजीशन के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज और अल्फा डी ग्लूकोज, यानी कि अल्फा एंड देन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी कि 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बन गया, याद रहेगा। अब अच्छा, अब हम बच्चों लैक्टोज पढ़ेंगे। लैक्टोज जो शुगर है ना वो बेसिकली बीटा डी गैलेक्टोज प्लस बीटा डी ग्लूकोज से मिलकर बनी होती है। तो हम बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों को कंबाइन करेंगे।
तो गैलेक्टोज जो है वो ग्लूकोज का ही स्टीरियोआइसोमर है और बेसिकली फोर्थ पोजीशन के ऊपर कार्बन में डिफरेंस, मतलब H और OH की पोजीशन में डिफरेंस होता है। तो देखो क्या होगा, पहले ग्लूकोज लिखते हैं, तो ग्लूकोज को किस तरीके से लिखेंगे गौर से देखो, तो हमारे पास वही बीटा डी, तो बीटा डी में मतलब मुझे बताओ, यहाँ पे अल्फा डी था तो पहले वाले कार्बन का एनोमेरिक कार्बन का OH नीचे था, तो बीटा डी के अंदर हमारे पास क्या होगा, ऊपर आ जाएगा ऑब्वियसली OH H और ऑक्सीजन यहाँ होगा, दिस इज द रिंग। अब 1 2 थर्ड पोजीशन वाला जो OH है हमेशा वो ऊपर होता है, बार बार सिखाया है मैंने आपको, इसका मतलब H, बाकी सबके जो OH होंगे वो नीचे की तरफ होंगे, यानी कि OH नीचे की तरफ, दिस इज H। और डेफिनेटली एंड वाले कार्बन के ऊपर जो बेसिकली CH2OH होगा वही ऐसे कैसे लगेगा और नीचे की तरफ H लगेगा, ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ये हमारे पास किसका स्ट्रक्चर है, बीटा डी ग्लूकोज का, ठीक है, बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बन गया। अब हम बीटा डी जो है वो गैलेक्टोज बना ले, मैंने बोला अभी थोड़ी देर पहले कि वो ग्लूकोज का ही स्टीरियोआइसोमर होता है, फोर्थ पोजीशन के ऊपर जो OH की पोजीशन है वो डिफरेंट होती है। तो पहले तो एक काम करें, इसी तरीके से हमारे पास बनेगा बीटा डी है तो OH जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, और H जो है वो नीचे की तरफ होगा, और तीसरी पोजीशन के ऊपर OH फिर से ऊपर होगा, ठीक है ना, और बेसिकली चौथी पोजीशन के ऊपर OH जो नीचे की बजाय ऊपर होगा। मतलब ग्लूकोज जो है ना और गैलेक्टोज में जो अभी फर्क देखना है वो ये फर्क होगा कि बेसिकली एनोमेरिक कार्बन के अलावा एक कार्बन और होगा जिसमें OH पोजीशन में, जैसे एनोमेरिक कार्बन होता है ना उसमें अल्फा बीटा बनते हैं, तो एनोमेरिक कार्बन का मतलब पहले कार्बन पे अगर OH ऊपर हो तो हमारे पास बीटा और नीचे हो तो अल्फा, वैसे ही अगर मेरे पास चौथे कार्बन के ऊपर OH नीचे हो और बाकी सारा का सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम हो लाइक ग्लूकोज, तो चौथे कार्बन के ऊपर अगर OH की पोजीशन चेंज हो जाए तो ग्लूकोज से गैलेक्टोज बन जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे OH है और यहाँ पे H है और फिर से वही हालात चौथे कार्बन के ऊपर, तो क्या हमारे पास CH2OH एंड देन H यहाँ पे आ गया, ठीक है ना, और नीचे की तरफ हमारे पास फिर से क्या आएगा, नीचे की तरफ फिर से H आएगा। अब देखो इन दोनों के बीच में लिंकेज बना है तो हमारे पास क्या बनेगा, लिंकेज बनने में दिक्कत आएगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों OH नीचे थे लेकिन यहाँ पे एक OH नीचे और एक OH ऊपर है, तो हमारे पास जो लिंकेज है वो इस तरीके से डिनोट किया जाएगा, कैसे कि यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूं लाइक दिस, H एंड OH बाहर जाएंगे लाइक दिस, ठीक है ना, तो मैं जो बाहर चलेगा उसको पूरे के पूरा हटा रहा हूँ और इस तरीके से ये OH पूरा बाहर चला गया और ये O बचा, तो इसको ड्रॉ कैसे किया जाता है, इसको ड्रॉ इस तरीके से किया जाता है, तो इसको क्रैम करने की जरूरत नहीं, कंसेप्ट समझा है हमने। तो फिर से स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड, अब हम स्टार्च पढ़ रहे हैं बच्चों, और स्टार्च इज ए पॉलीसेक्राइड जो प्लांट के अंदर बेसिकली कहते हैं ना स्टोर्ड पॉलीसेक्राइड माना जाता है, ठीक है ना। अगर हम लोग बात करें रूट्स के अंदर, ट्यूबर्स के अंदर ये जो स्टार्च है ये बहुत ज्यादा एक्यूमुलेट होता है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल एक साथ पॉलीमर बनाते हैं, तो वो किस तरीके से अरेंज होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखो किस तरीके से होता है, कुछ नहीं करना है आपने, अभी थोड़ी देर पहले जो बनाया था ना, अगर आपको माल्टोज याद है माल्टोज, तो एक मॉलिक्यूल ये, दूसरा मॉलिक्यूल ये, तीसरा मॉलिक्यूल ये, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें डेफिनेटली यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे ऑक्सीजन डेफिनेटली, और अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि ये है 1 2 3 4, ये है 1 2 3 4 और ये है 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम लोग बात करें इसका फोर्थ पोजीशन वाला और इसके फर्स्ट पोजीशन वाला आपस में लिंकेज बना ले तो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, फिर से इसका फर्स्ट पोजीशन वाला अगर ये दो ही हो, डाइसेक्राइड ही हो, तो ये हो गया माल्टोज, लेकिन अगर फर्दर और जुड़ जाए इसका 1 और इसका फोर्थ मिलके, फिर से इसका 1 और इसका अगले वाले मॉलिक्यूल से फोर्थ मिलके, और इसका फोर्थ और इसका अगले वाले मॉलिक्यूल से 1 मिलके अगर ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस बना बना के लॉन्ग लीनियर पॉलीमर बना दे, दिस इज बेसिकली लीनियर पॉलीमर, तो हमारे पास क्या होगा, इस तरीके से CH2OH और H यहाँ होगा, CH2OH और H यहाँ होगा, H यहाँ होगा, CH2OH और H यहाँ होगा, वही 1 2 थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ग्रुप ऊपर होगा और H नीचे होगा एंड देन OH नीचे लाइक दिस। फर्दर डेकोरेट कर रहा हूँ, सोच लो कि बाकी की चीजें तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, वही थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ऊपर और बाकी पोजीशन के ऊपर HOH जहाँ चाहिए, थर्ड पोजीशन के ऊपर OH ऊपर और बाकी पोजीशन के ऊपर OH एंड देन H, वैसे इस तरीके से बनेगा। तो ये जो पूरा का पूरा कंपाउंड बनेगा ये बेसिकली हमारे पास क्या होगा, अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना हुआ पॉलीमर है स्टार्च। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछ ले कि विच टाइप ऑफ
विच टाइप ऑफ लिंक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन स्टार्च, तो आप लोग बोलोगे कि स्टार्च के अंदर बेसिकली दो अलग अलग टाइप के बेसिकली सब यूनिट्स पाए जाते हैं। एक होता है अमाइलोज, और ये जो स्ट्रक्चर है अमाइलोज का है, और दूसरा इसका पार्ट होगा अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन, जो अमाइलोपेक्टिन होगा ना, वो बेसिकली क्या होगा कि हम इस तरीके से एक सब यूनिट तो ये बना रहे हैं, गौर से देखो, एक ग्लूकोज ऐसे, ठीक है ना, और इसी तरीके से ये जो ग्लूकोज है OH एंड देन H एंड देन दिस इज OH एंड देन दिस इज H एंड दिस इज OH एंड दिस इज H, वही तीसरी पोजीशन के ऊपर OH ऊपर की तरफ, तीसरी पोजीशन के ऊपर OH ऊपर की तरफ, और यहाँ पे हमेशा की तरह वही डेकोरेशंस। मैंने बोला डेकोरेशन किसको बोल रहा हूँ मैं, जो बदल नहीं रहे हैं, मतलब जो सेम के सेम है हर जगह, तो उनको तो हम नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। कई जगह डायग्राम जो है वो नहीं भी लिखा हुआ है उन्होंने, तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे फिर से OH होगा, यहाँ पे सिर्फ फिर से OH होगा। अब देखो यहाँ से H और OH निकलेगा, और जैसे ही यहाँ से H और OH निकला तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना, फिर से वही ऊपर वाला हिसाब किताब। तो ये कौन सा बना बताओ, एक तो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा डी ग्लूकोज, और 1 और 4 के बीच में बना। कैसे 1 और 4 के बीच में नंबरिंग करो, 1 2 3 और 4, और ये 1 ये 2 और ये 3 और ये 4, तो ये भी आगे से आगे बॉन्ड बनाएगा लाइक दिस, और ये भी आगे से आगे बॉन्ड बनाएगा, फर्दर बॉन्ड बनाएगा। तो इसका मतलब अल्फा 1 4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन होगा, यहाँ पे हमारे पास इस तरीके से नीचे की तरफ OH होगा, समझ पा रहे हो ना आप लोग, यहाँ पे हमारे पास नीचे की तरफ OH होगा, ऊपर की तरफ H होगा, यहाँ पे H होगा, और यहाँ पे नीचे की तरफ H, और यहाँ पे H, और यहाँ पे OH। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे क्या करेंगे हम, कि बेसिकली इस तरीके से CH2OH लिख देते हैं, कैसे कि दिस इज CH2 एंड देन OH यहाँ लिख देते हैं। और अगर मैं ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो इस तरीके से बना दूं, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास होगा ऑक्सीजन इस तरीके से, दिस इज ऑक्सीजन हमारे पास, ठीक है ना, इस तरीके से, और यहाँ पे फिर से फर्दर अगर लिंकेज बन जाए, ठीक है ना, और अगर यहाँ का 1 एटम के ऊपर मौजूद जो OH है, और यहाँ के डेफिनेटली अगर ये 1 है तो ये 2 होगा, ये है 3, ये है 4, ये है 5 और ये 6, यहाँ पे वही HOH जो मैं लिख नहीं रहा हूँ, अब आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो यहाँ का 6 कार्बन का OH अगर यहाँ के फर्स्ट कार्बन के OH से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल कर ले, तो यहाँ से H जाएगा, यहाँ से OH जाएगा, तो ये OH गया और यहाँ से H गया, तो ऑक्सीजन बच गया। तो गौर से देखो लिंकेज कैसे बना, लिंकेज ऐसा बना। तो मुझे बताओ ये लिंकेज किसके बीच में बना, 1 के बीच में और 6 के बीच में, तो इसका मतलब हम कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज ही है, लेकिन ये जो लिंकेज था वो 1-4 था, और ये जो लिंकेज था वो 1 और 6 के बीच में है, यानी कि 1-6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज भी मौजूद होता है अमाइलोपेक्टिन में, जो कि बेसिकली 80 से 85% कॉन्स्टिट्यूएंट्स है स्टार्च का। तो अगर गौर से देखोगे तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज इज बेसिकली 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इन द लीनियर फॉर्म, और अमाइलोपेक्टिन इज लीनियर के साथ साथ ब्रांचिंग भी होती है, और 1,4 के साथ साथ 1,6 भी होता है। तो अगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछ ले कि अमाइलोज में लिंकेज क्या है, तो आपने बोला 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लेकिन अगर आपसे पूछे कि अमाइलोपेक्टिन में लिंकेज कौन सा है, तो आपने बोला 1,4 एंड 1,6 बोथ। तो मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दूं कि स्टार्च जो है वो मिलके बना होता है दो अलग अलग टाइप के सब यूनिट से, एक होता है अमाइलोज और होता है एक अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोज जो है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से बना होता है, और अमाइलोपेक्टिन 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज दोनों से मिलके बना होता है। अमाइलोज जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, वाटर सोल्यूबल होता है। अमाइलोपेक्टिन जो है वो वाटर इनसोल्यूबल होता है बच्चों, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन के बारे में इंफॉर्मेशन आपने ध्यान रखनी है, ठीक है ना। यूजुअली जो अमाइलोज है ना वो 200 से 1000 अप्रोक्सीमेटली सब यूनिट होते हैं, मतलब कि कलेक्टिवली यूजुअली जो अमाइलोज होते हैं ना 200 से 1000 के आसपास सब यूनिट कलेक्टिवली होते हैं, जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, आपको ध्यान रखना है। और मैंने आपको बोला कि ये लीनियर है, ये ब्रांच्ड है, ठीक है। अब हम सेलुलोज के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो सेलुलोज बेसिकली जो प्लांट सेल वॉल का एक मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, ठीक है ना। प्लांट किंगडम के अंदर सबसे ज्यादा जो अबंडेंट पॉलीसेकेराइड पाया जाता है वो यही है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सेलुलोज में क्या होता है कि
एक तो बीटा डी ग्लूकोज का इस्तेमाल होगा और लिंकेज जो होगा वो 1,4 ग्लाइकोसाइड ही होगा, ठीक है ना। तो कैसे देखेंगे हम लोग, सबसे पहले बीटा डी, अल्फा डी और बीटा डी में फर्क की वजह से देखो स्ट्रक्चरल पैरामीटर बिल्कुल बदल जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले ग्लूकोज वैसे ही बनाएंगे, सबसे पहले बीटा डी में बेसिकली OH ऊपर की तरफ होगा, ठीक है ना, और हमारे पास इस तरीके से ऑक्सीजन वहीं उसी जगह पे, और तीसरी पोजीशन के ऊपर OH वैसा का वैसा, और हमारे पास फोर्थ पोजीशन के ऊपर लाइक दिस OH नीचे की तरफ, and this will be CH2OH and this will be H and this will be H and this will be OH। समझ आ गया? दिस इज द मॉलिक्यूल अगेन, ठीक है ना, ये बीटा डी ग्लूकोज है। अब क्या होगा, दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल अगर आ जाए और दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फोर्थ कार्बन पे मौजूद OH, ये 1 है, तो हमारे पास दूसरा ग्लूकोज मॉलिक्यूल में कुछ यहाँ पे लिखूंगा इस तरीके से, तो आपको पता चलेगा कि लाइक दिस दिस, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि बेसिकली इस तरीके से फोर्थ पोजीशन के ऊपर मौजूद जो OH है, और यहाँ पे 1 पोजीशन के ऊपर मौजूद ये OH ऊपर की तरफ है, एंड दिस इज ऑक्सीजन। बाकियों को नहीं लिख रहा हूं मैं, बाकी मैंने आपको बार बार बोला कि दोज थिंग्स आर बेसिकली डेकोरेशंस, तो हम उनके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे, राइट गाइस। तो यहाँ पे हमारे पास ये 1 है, गौर से देखो, तो ये हमारे पास 1 है, और यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 एंड देन ये 4 है। तो बेसिकली यहाँ से OH जाएगा और यहाँ से H जाएगा, तो हमारे पास H और OH आपस में निकल जाएंगे और इस तरीके से ऐसे बना देंगे। तो अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ लिख दूं और सीधे सीधे बना दूं तब भी आपको समझ आ जाएगा। यानी कि देखो अगला मॉलिक्यूल में कैसे बना रहा हूं, लाइक दिस, ये ऑक्सीजन, ठीक है ना। अब ऑक्सीजन जो है वो पहले मॉलिक्यूल का, डेफिनेटली इस मॉलिक्यूल का जो फोर्थ है 1 एंड 2 एंड दिस इज फोर्थ लाइक दिस, तो किसी दूसरे ग्लूकोज मॉलिक्यूल के फर्स्ट वाले कार्बन से जुड़ेगा ये जाके, तो फर्स्ट वाले कार्बन की हालत कुछ इस तरीके से होंगी, लाइक दिस। इफ यू ड्रॉ इट लाइक दिस तो आपको पता चलेगा लाइक दिस, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ क्या आएगा H, तो ये बीटा डी है, तो OH ऊपर की तरफ है, बाकी HOH 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 एंड देन CH2OH। अब आप गौर से देखो, इसका मतलब ये 1, ठीक है ना, फिर से, और अगर हमारे पास ये 1 है तो 1 देन ये 2 देन ये 3 एंड देन 4, अगर ये 4 फिर से कनेक्ट हो जाए तो आगे से आगे क्या बनेगा 1 4 1 4 1 4। तो ये हमारे पास सारे के सारे क्या हैं, बीटा डी ग्लूकोज 1,4 फॉर्मेट में है। तो इससे क्या बनेगा हमारे पास, इससे सेलुलोज बन जाएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद ओवरऑल देख ले हमारे पास लिंकेजेस, तो स्टार्च के अंदर, अमाइलोज के अंदर 1,4, अमाइलोपेक्टिन के अंदर 1,4 एंड 1,6 बोथ, और वो अल्फा फॉर्मेट में है, अल्फा ग्लूकोज के पॉलीमर है, ठीक है ना। यहाँ पे हमारे पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज है, और बीटा डी ग्लूकोज के जो पॉलीमर है वो 1,4 फॉर्मेट के अंदर अगर कंबाइन होंगे तो इस तरीके से सेलुलोज बनाएंगे। तो गाइस हम ग्लाइकोजन के बारे में बात कर रहे हैं, और ग्लाइकोजन इज बेसिकली एनिमल स्टार्च जिसके अंदर 1,4 एंड 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेजेस दोनों होंगे, और इसको ब्रांच्ड पॉलीसेकेराइड कहा जाएगा। ये यूजुअली जो है टिश्यूज के अंदर मौजूद होता है, लाइक मसल्स के अंदर, ब्रेन और लिवर के अंदर मौजूद होता है। तो जब कभी भी बॉडी को ग्लूकोज की रिक्वायरमेंट होती है तो इन टिश्यूज में से ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जो है वो ब्रेक डाउन होकर इस्तेमाल किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारे पास कार्बोहाइड्रेट कंप्लीट हो गया है। दैट्स ऑल।